Hello friends, welcome you all in Jujhar Academy. So today we are here with the video that is related with the UGC and KVS NVS syllabus. So these are the concept, ideas and terms which is included in the syllabus of UGC, KVS and NVS. So before starting the video, if you like the video, then please share, subscribe and like. So let's start the video. So we are having some concept, they are included in the syllabus. So first of all we are having Bharatvarsha. So what is Bharatvarsha? According to the spiritual description of the Brahman, the entire earth is called Bharatvarsha, but particularly the area of the continent that lies south of the Himalaya is called Bharatvarsha. वैसे कहते हैं, अगर स्क्रिप्चुअल हम देखें, धार्मिक ग्रंथों में देखें, तो जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा उसे भारतवर्ष कहते हैं। पर फिर भी जो कॉन्टिनेंट, मतलब जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके साउथ में जो हिमालय का जो हमारा एरिया, दैट इज़ नोन एज भारतवर्षा, इसे आर्यवर्त भी कहते हैं। The inhabitants of the Aryavart are called Aryans and referred in the Rigveda. ऋग्वेदा में आर्यवर्त को जो है डिस्क्राइब किया गया है। Thus the words Bhartiya or the Aryans were both used for the inhabitants of Bharatvarsha और आर्यवर्ता। तो भारतीय और आर्यंस जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है भारतवर्षा और आर्यवर्त के रहने वाले लोगों के लिए। पर्शिया यूज टू कॉल हिंदू फॉर द सिंधु रिवर एंड दस हिंदुस्तान केम इन टू बी। जो पर्शियन थे जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सिंधु रिवर के आसपास जो एरिया था उसके लिए हिंदू वर्ड यूज़ किया। इसी तरह से हमारे पास हिंदुस्तान जो वर्ड है वो आया। और इंग्लिश जब यहाँ पे आए तो उन्होंने रिवर सिंधु और इंडस, सिंधु को इंडस और दस द इंग्लिश नेम जो है हिंदुस्तान का वो इंडिया आना स्टार्ट हुआ इंडस रिवर से। So Sabha and Samiti, the next one is Sabha and Samiti. A very striking feature of the Rigvedic polity was the institution of the two political units known as the Sabha and Samiti. ये हमारे ऋग्वेदिक पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी सभा एंड समिति। सभा जो थी एक ऐसी बॉडी थी जिसमें एल्डर्स यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे वो होते थे, एंड पर्सनस ऑफ नॉबल ट्रूथ, ब्राह्मण्स एंड रिच पैट्रॉन्स जो है वो सभा में आते थे, जो मेन डिसीजंस लेते थे। जुडिशियल मैटर्स जो है वो सभा डिसाइड करती थी एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट एज समिति, और समिति की तरह इम्पॉर्टेंट थी। समिति ऑर्डिनरी असेंबली होती थी जो लोगों की या ट्राइब की होती थी, और इसके मेंबर्स को विशा कहा जाता था। अब देखिए जैसे हमारे पास नॉर्मली अगर हम पंचायतों की बात करें तो पंचायत में जो हेड हैं दे आर नोन एज अ सभा, एंड द अनदर मेंबर्स ऑफ द विलेज दे विल बी नोन एज समिति। So the king attended the समिति and the most important work of समिति was to elect the king. किंग जो है वो समिति को अटेंड करते थे, और जो इम्पोर्टेंट वर्क समिति का होता था वो राजा को इलेक्ट करना होता था। जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन धर्मा एंड द किंग वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल सेटअप। जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो धर्म के बेस के ऊपर होता था, और जो राजा है वो ही जुडिशियल जो सेटअप है उसका सबसे बड़ा हमारे पास मेन पायनियर होता था, मेन डिसीजंस लेता था। उसके डिसीजन लास्ट डिसीजंस होते थे। उस टाइम के ऊपर कोई भी हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी। विलेज हेड ग्रामीण लेड द विलेजर्स इन द टाइम ऑफ वॉर एंड अटेंडेड द मीटिंग्स ऑफ द सभा एंड समिति। विलेज हेड जो थे ग्रामीण, उस टाइम के ऊपर विलेजर्स जो है लेड द विलेजर्स इन टाइम ऑफ वॉर। तो ग्रामीण यानी कि जो हेड थे, जैसे सरपंच होता है उसी तरीके से वॉर के टाइम के ऊपर विलेजर्स को लेड करते थे एंड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ सभा समिति, और सभा समिति की मीटिंग्स को अटेंड करते थे। सो नेक्स्ट इज वर्ण आश्रम। सो वर्ण आश्रम इज संस्कृत वर्ड वर्ण मीन्स कलर एंड सजेस्ट द ऑरिजिन ऑफ द 4 क्लासेज। वर्ण आश्रम जो है हमारे पास ये बता रहा है उस टाइम पे एंशियंट टाइम के ऊपर हमारे पास जो सोसाइटी में 4 वर्ण चलते थे। कौन कौन से मेन वर्ण थे? एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण यानी प्रीस्ट, वॉरियर, क्षत्रिय, पीजेंट यानी वैश्य एंड सर्फ यानी कि शूद्र। सो डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड ट्राइबल क्लास स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास उस टाइम पे। दो कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कम्प्लेक्शन एंड अलाइन कल्चर। अब देखिए इसमें वर्ण आश्रम जो है ये कॉम्प्लेक्शन यानी कलर के बेस के ऊपर था, और वहाँ के रहने वाले लोगों के कल्चर के ऊपर
Ashram or stage of life, the life of an individual. आर्यन was divided into 4 stages. 4 स्टेजेस में जो एक ब्राह्मण था या एक आर्यन था उसकी लाइफ डिवाइडेड थी. पहला था ब्रह्मचर्या, मतलब वो टाइम जिसमें वो सेक्रेड थ्रेड यानी जनेऊ पहनता था और धर्म की शिक्षा लेता था. एंड आफ्टर लाइफ एज अ स्टूडेंट एट होम ऑफ हिज टीचर, और अब गुरुकुल में रहता था, अपने गुरु के घर में रहकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था. नेक्स्ट हैविंग मास्टर द वेदास, उसके बाद वेद की नॉलेज ग्रहण करता था. पेरेंटल होम, फिर वो वापस आता था एंड शादी होती थी उसकी और वो गृहस्थ आश्रम यानी कि एक हाउस होल्डर बनता था. वैन वेल एडवांस मिडिल एज, जब उसकी मिडिल एज हो जाती थी फिर वो घर छोड़ देता था और जंगलों में जाकर एक हर्मिट साधु की तरह जो है वो वानप्रस्थ स्टेज को वहाँ पे बिताते थे. मेडिटेशन और पेनेंस, मतलब मेडिटेशन करके भगवान का नाम लेके वो अपनी सोल को मटेरियल थिंग्स यानी मुक्ति प्राप्त करते थे. अंटिल एट लास्ट अ वेरी ओल्ड मैन ही लेफ्ट हिज हर्मिटेज एंड बिकम अ होमलेस वॉन्डर, और बिल्कुल बुजुर्ग होकर वो सन्यासी हो जाते थे. और सन्यासी का मतलब क्या, पूरा अपनी ज़िंदगी को मोह माया से मुक्त कर कर यानी कि इस वर्ल्डली दुनिया से मुक्त कर कर जो है भगवान की तरफ लगा देना. सो स्पेशल ग्रुप ऑफ संस्कृत टेक्स्ट जो है वो धर्म राइटियस कंडक्ट के बारे में कहते हैं, इसे धर्मशास्त्रा कहा जाता है. इट रिकोगनाइजेज 3 सोर्सेज ऑफ धर्मा, धर्म की बात की जाती है तो 3 सोर्सेज है हमारे पास धर्म के बारे में. एक श्रुति जिसे वेदास कहा जाता है, स्मृति टेक्स्ट है हमारे पास, सदाचार्य गुड कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लर्न पीपल, तो जो अच्छी आदतें, अच्छा मॉरल करेक्टर जो है लोगों का वो इसमें आता था. पर्सन्स धर्म डिपेंड्स ऑन जेंडर, एज, मैरिज स्टेटस, वर्ण एंड आश्रम. एक व्यक्ति का जो धर्म है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था उसके जेंडर के ऊपर, उसके सेक्स के ऊपर, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है या नहीं, उसका वर्ण क्या है, उसका आश्रम क्या है. तो 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो पहले 3 जो है हमारे पास ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एज द्विज यानी कि ट्वाइस बॉर्न एंड दे अलोन हैव द राइट टू बी सेपरेट, मतलब जो पहले 3 थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट होती थी और ऐसा कहा जाता था कि ये दोबारा जन्म ले सकते हैं और ये काफ़ी सैक्रेड हैं यानी शुद्ध हैं. थ्रेड सेरेमनी विच इज़ कंसिडर सिमिलर टू अ सेकेंड बर्थ. ठीक है, और इन्हीं लोगों को जनेऊ पहनने का अधिकार होता था, सैक्रेड थ्रेड पहनने का अधिकार होता था. मतलब क्या कि ये लोग सेकेंड बर्थ इनका जो इनका जनेऊ पहनाना होता था दैट इज़ नोन एज सेकेंड बर्थ. आश्रम सिस्टम जो है वो बहुत सारी स्टेजेस में से गुजरता था. अल्टीमेटली डिवाइडेड द लाइफ ऑफ दिविजया मेन इनटू 4 स्टेजेस जो अभी हमने पढ़ी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यास. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज पुरुषराग. सो हिंदुज़म में पुरुषरथ जो है दैट इज विच इज सॉट बाय मैन रेफर्स टू अ गोल एंड आर एम of a human existence. There are generally considered to be 4 such पुरुषार्थ, नेमली धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. ठीक है, 4 मेन पुरुषार्थ की बात की गई है हमारे पास ग्रंथों में. दे आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. नेक्स्ट इज संस्कार. संस्कार धर्मशास्त्र जो है उन्होंने संस्कारों के बारे में लिखा है जिसका मतलब होता है प्रिपरेशन और अरेंजमेंट, तैयारी करना. रिचुअल्स की मार्किंग इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे उपनयन, इनिशिएशन, विवाह, मैरिज एंड अंत्येष्टि यानी कि फ्यूनरी राइट्स. तो ये 3 संस्कार या 3 ट्रेडिशन जो थे वो उस टाइम के ऊपर आ रहे हैं लोगों में, वैदिक लोगों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट दे वर 40 सेरेमनीज. संस्कार 40 सेरेमनीज के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है. जन्म से लेकर मृत्यु तक के 40 सेरेमनीज या 40 संस्कारों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है. सम ऑफ दीज वर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड वर परफॉर्म बाय ऑल रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द आर्यन कम्युनिटी. कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के थे जो कि आर्यन कम्युनिटी में हर पर्सन जो है इसको फॉलो करता था. नेक्स्ट वन इज यजन. हिंदुज़म में यजन जो है एक रिचुअल सेक्रीफाइस है डिराइव फ्रॉम द प्रैक्टिस इन वैदिक टाइम्स. यजन जो है इट्स वॉज अ रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड सब्लिमेटिंग द हवन सामग्री, हवल प्रिपरेशन इन द फायर अकम्पनाइड बाय द चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्र. जैसे
यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जो हर्बल प्रिपरेशन होती है यानी जड़ी बूटियाँ होती है उसको आग में आहुति देना, उसको जलाना, तो उससे कहते थे कि इन्वायरमेंट जो है शुद्ध होता है, दैट्स नोन एज यज्ञ और यज्ञ या हवन। नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म। सो डॉक्ट्राइन यानी कर्म का जो सिद्धांत है, अकॉर्डिंग टू विच एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ्स। मतलब हम जो कर्म करते हैं उसका हमें अपनी जो इस जन्म में कर्म करेंगे वो हमें अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। सो जैन डॉक्ट्राइन होल्ड्स दैट जीवा यानी सोल जो है ट्रांस माइग्रेट ड्यू टू कर्मा। जैन डॉक्ट्राइन ये कहते हैं, जैन सिद्धांत ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे कर्म की वजह से ट्रांसमिग्रेट होती है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बट इट्स आइडियाज़ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड कर्मा आर यूनिक। पर जैन डॉक्ट्राइन के जो कर्म के बारे में सिद्धांत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कर्मा इज अंडरस्टूड एज कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स floating work in space. Karmic matter is of different kinds. Some have directly negative effects on जीव and others don't. तो कर्म जो है हमारे जो हम काम करते हैं दे आर तो ऐसा मानना है कि जो कर्म का सिद्धांत है, जो आसपास जो मटेरियल हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये स्पेस में हमारे सराउंडिंग में फ्लोट होते रहते हैं, और कार्मिक मैटर जो है ये अलग अलग टाइप का होता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर। नेक्स्ट वन इज दंड नीति या अर्थशास्त्र। दंड नीति अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। दंड नीति एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स और राजनीति द कंडक्ट ऑफ किंग्स वाज अ सेवरली प्रैक्टिस science, practical science, and the Kex curiously dismiss the more philosophical aspect of the state and the conduct of governmental affairs. दंड नीति यानी राजनीति, उस टाइम के ऊपर राजा जो हैं जिस नीति को अपनाते थे, जब एक एरिया से दूसरे एरिया में अपना एरिया एक्सटेंशन करना, उनके जो गवर्नमेंटल अफेयर्स होते थे दैट इज़ नोन एज दंड नीति। अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमें इसके बारे में मिलता है कौटिल्य का शास्त्र, जिसमें हमें कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के फेमस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की इकॉनमी थी, जो अर्थशास्त्र था, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी है हमें अर्थशास्त्र में। सप्तंगा लिटरली मीनिंग जिसका होता है सेवन लिंक्ड स्टेट। अर्थशास्त्र द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट है जो टू डिफाइन अ स्टेट्स। इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तंगा राज्य कंसिडर्स द स्टेट एज कंसिस्टिंग ऑफ सेवन इंटर रिलेटेड एंड इंटरलॉकिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिम्स और एलिमेंट्स। देखिए जो अर्थशास्त्र है उसे हमें उसमें हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का जो डिवीज़न थी वो 7 पार्ट्स में, जो उसके प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिवीज़न थी वो 7 पार्ट्स में मिलती है। इसे 7 पार्ट्स लिम्स और अंग्स कहते हैं। स्वामी कौन कौन से ये मेन पार्ट थे? स्वामी जिसे लॉर्ड कहते हैं यानी कि जो किंग था, आमत्य यानी मिनिस्टर्स मंत्री, जनपद यानी कि कैरेक्टरी एंड द पीपल यानी कि आम लोग, दुर्गा द फोर्टिफाइड कैपिटल, दुर्ग का मतलब किला, कोश का मतलब ट्रेजरी यानी खजाना, दंड का मतलब जस्टिस ऑफ फोर्स यानी कि न्याय, अगर किसी ने कुछ अन्याय किया है तो उसको सज़ा मिलनी, दंड देना, मित्र यानी कि एले, एंड द आइडिया ऑफ सप्तंगा राज्य वॉज एक्सेप्टेड विद माइनर मॉडिफिकेशन इन मैनी धर्मशास्त्र टेक्स्ट पुराण एंड महाभारत। पुराण और महाभारत में भी इन 7 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट वी आर हैविंग धर्म विजय, लिटरली मीनिंग इसका होता है लॉफुल कॉन्क्वेस्ट। धर्म विजय डिडंट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन of the conquered kingdom but merely its reduction to vassal status. Though many later kings such as Samandragupta ignored the sacred law and incorporated conquered kingdoms into their empires, custom was against this practice. धर्म विजय का मतलब धर्म के बेसिस के ऊपर आपने विजय प्राप्त करनी है। अब इसमें ये है कि आपने जो किंगडम अपनी कॉन्क्यूर की हुई है तो बस उसी में आपने राज करना है। बट कई हमारे पास राजा ऐसे भी आते हैं, जैसे समुद्रगुप्ता की बात करते हैं, उसने सेक्रेड लॉ कहते हैं इस लॉ को उसने जो है इग्नोर किया था और आसपास की और जो किंगडम्स हैं उनको जीता था उसने। अपनी जो प्रैक्टिस है मतलब ये जो कस्टम है धर्म विजय, इसको उसने इग्नोर किया था। नेक्स्ट वन इज सतु फॉर चैत्य।
टर्म चैत्य का मतलब होता है एक सेक्रेड स्पेस, बट इट इज़ मोर स्पेसिफिकली यूज टू रेफर बुद्धिस्ट श्राइन्स। जो बुद्धिस्ट श्राइन्स, जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए हम स्तूप या चैत्य वर्ड यूज़ करते हैं। Many of the early Buddhist cave shrines contain stupa as the object of veneration, and the large independent stupa soon came to be formed an integral part of Buddhist monastery. बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यानी कि जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, वहाँ पे स्तूप और चैत्य जो है इंपॉर्टेंट पार्ट इनके श्राइन का धार्मिक स्थल का बन चुका था। स्तूप रिप्रेजेंटेड मैनी थिंग्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। स्तूप बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में प्रेजेंट करते हैं। स्टूड फॉर द एक्सेस मुंडी, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये गोल इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, गुंबद टाइप में होता है। तो इसकी जो एक्सेस है, इसकी मुंडी जो है, ये यूनिवर्स यानी कि जो एंटायर हमारा ब्रह्मांड है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट सिंबलाइज द परिनिर्वाण या पासिंग अवे ऑफ द बुद्धा, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जाने को भी ये सिंबलाइज करता है। इट वॉज रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स ऑफ द बुद्धा एंड इट वॉज आल्सो प्लेस ऑफ वेनरेशन, वर्शिप एंड पिलग्रिमेज फॉर मॉन्क्स एंड लाइटी। बुद्धा के कुछ अवशेष भी हमें कुछ स्तूप में या चैत्य में मिलते हैं, और वैसे ये जो जगह है ये मेडिटेशन के लिए और भक्ति करने के लिए, मॉन्क साधुओं के लिए, बुद्धिस्ट जो हमारे पास बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके लिए बहुत ही रिलीजियस प्लेस होती है। नेक्स्ट वन इज़ नगाड़ा द्राविड़ एंड वस्त्र स्टाइल। ये क्या है? ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है। नगाड़ा स्टाइल जो है नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, जिसमें हमारे पास जो है मार्क्ड अमंग अदर फीचर्स बाय कर्विलिनर शिखर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पिक में। तो नगाड़ा स्टाइल में क्या है, इसका जो शिखर है, दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ इट। इसकी जो मेन फीचर थी ये इसका शिखर था। नेक्स्ट वन है द्राविड़ स्टाइल। द्राविड़ स्टाइल में साउदर्न स्टाइल है। साउदर्न साइड में यानी हमारे साउथ इंडिया में जो स्ट्रक्चर होते हैं बने हुए या टेम्पल बने हैं वो हमारे द्राविड़ स्टाइल के हैं, और इसमें पिरामिडिकल शिखर होता है। देखिए यहाँ पे इसका जो शिखर है, यहाँ पर ये मंडप है, ये वाटर टैंक, और ये आपके पास ये हमारे पास द्राविड़ स्टाइल की पिक है। नेक्स्ट वन है वस्त्र स्टाइल। ये टेम्पल आर्किटेक्चर था जो कि ब्लेंड था हमारे पास नगाड़ा एंड द्राविड़ स्टाइल का। इसमें कर्नाटक द्राविड़ जो है वो फेमस है। इसमें नगाड़ा और द्राविड़ दोनों स्टाइल जो हैं वो कॉम्बिनेट होते हैं, यानी कि शिखर भी होता था और इसमें दोनों स्टाइल नगाड़ा एंड द्राविड़ एडेड थे। नेक्स्ट वन इज बोधिस्तव या तीर्थकर, बोधिस्तव और फ्यूचर बुद्धा। मोस्ट डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ महायान की जो है हमारे पास पॉपुलर प्रैक्टिस वॉज द वर्शिप ऑफ बुद्धा, कि महायान जो है वो बुद्धा की वर्शिप करते थे, और बोधिस्तव इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस इन श्राइन, यानी कि जो बुद्धा की मूर्तियाँ हैं वो अपनी धार्मिक जो उनकी मॉनेस्ट्रीज हैं उसमें उनकी पूजा करते थे या करते हैं। द ओल्डर बुद्धिज्म हैड कंसिडर्ड द वेनरेशन ऑफ स्तूपा एंड रेलिक्स मेरिटोरियस बट नॉट एसेंशियल। जो ओल्डर बुद्धिज़्म है वो स्तूप में या जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उनमें तो विश्वास रखते हैं, बट सब में नहीं। महायान जो है अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू डिवोशन टू बुद्धा एंड बोधिस्तव। ये बुद्धा और बोधिस्तव में यानी कि बुद्धा के जो अवशेष हैं उनमें ये काफ़ी विश्वास रखते हैं। तीर्थकर अनदर वर्ड है फॉर जिना, यानी कि आत्मा के लिए, एंड मीन्स फोर्ट बिल्डर, वन हु बिल्ड्स फोर्ट्स दैट हेल्प पीपल अक्रॉस द ओशन ऑफ सफरिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान तीर्थकर जो कि जो कष्टों को, इंसानी जो कष्ट हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। वर्ड जैन जो है मीन्स द फॉलोअर ऑफ जिना, which means victor, a person who has attained infinite knowledge and teaches others how to attain moksha। जैन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक विनर, एक ऐसा पर्सन जो कि आत्मा के ऊपर जीत प्राप्त करता है, जिसे नॉलेज है और जो दूसरों को भी मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति के बारे में बताता है, और रीबर्थ यानी कि जो हमारा जन्म मरण का जो चक्कर है उसको उसमें से बाहर निकालता है। आगे है करा और विष्टि। करा हैज़ बीन इंटरप्टेड एज रेगुलर रेवेन्यू। ये रेगुलर रेवेन्यू होता था, पीरियडिकल टैक्स था, ऑपरेसिव टैक्स था, जिसे लाइक विष्टि और फोर्स लेबर प्रिवेंटेड ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये जो फोर्स टैक्स था लिया जाता था, ये उस टाइम के ऊपर प्रिवेलेंट था। नेक्स्ट स्त्री धन है। एक कैटेगरी थी हमारे पास प्रॉपर्टी की जिसे स्त्री धन कहा जाता है। सॉरी,
So over which of समृद्धिकार्स considered that a woman did have rights, women के कुछ rights होते थे. स्त्रीधन का मतलब है women की property, but referredly specifically to certain special kinds of movable property given to women on various occasions during her lifetime. उसकी एंशंट टाइम में पूरी उसकी ज़िंदगी में वुमेन की लाइफ में शादी के बाद उसे जो भी चीज़ें मटेरियल थिंग्स दी जाती थी, देवर नोन एज स्त्रीधन, जिसे आज हम दहेज या डाउरी कहते हैं. These included jewelry, clothes, household articles given by her parents at the time of marriage and her relatives on other occasions. जैसे और occasions आते हैं, कोई त्यौहार आया तो उस टाइम के ऊपर फेस्टिवल्स के ऊपर जो वीमेन को मटेरियल थिंग्स दी जाती थी, देवर नोन एज स्त्रीधन. धर्मशास्त्र इस चीज़ के बारे में एग्री करते हैं कि स्त्रीधन जो है वो मदर से डॉटर को दिया जाता है. Memorial stones. Memorial stone erection of the memorials to honor the dead is an ancient and a worldwide phenomena. मतलब क्या कि जो इंसान मृत है उनकी यादों में कुछ जो है आप स्ट्रक्चर्स बनाना, दे आर नोन एज द मेमोरियल स्टोन्स. मेमोरियल्स टू डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड टाइम्स. तमिलनाडु में एक्ट ऑफ इरेक्टिंग मेमोरियल गेट्स इज फर्म फुट इन द मेगलिथिक कल्चर. तमिलनाडु में हमें मेगलिथिक टाइम पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेगलिथिक कल्ट की इनटू हीरो कल्ट इज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर में भी हमें तमिल आर्किटेक्चर के बारे में पता लगता है. रिचुअल जो उस टाइम के ऊपर एक्टिंग हीरो स्टोन थे यानी कि नाडू कल कहते हैं. मेंशन इन तमिल ग्रामेटिकल वर्क्स. तमिल जो ग्रामेटिकल वर्क्स हैं, संगम लिटरेचर है, उसमें हमें नाडुकल यानी कि किस तरीके से जो मेमोरियल स्टोन्स लगाए जाते थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है. स्पेसिमेन भी मिलते हैं हमें हीरो स्टोन के 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स के. नेक्स्ट वन इज अग्रहार्स. Agrahars is the name given to Brahmin quarter of the heterogeneous village or to any village inhabited by Brahmins. मतलब अग्रहार्स वो विलेज जहाँ पे ब्राह्मण्स ही पर्टिकुलरली रहते थे. These were gifted to the Brahmins by the king. ये ऐसे जो एरियाज थे जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिए जाते थे. They were also known as चतुर्वेदी मंगलम्स in ancient times. इन्हें चतुर्वेदी मंगलम्स का नाम भी दिया जाता था. Agrahars at times blossomed into centers of traditional education and are well described in the ancient literary works in the inscription of the various kings. अग्रहार्स यानी कि जो एरियाज ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, ब्राह्मण के एरियाज होते थे, यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी गुरुकुल बनाए जाते थे और यहाँ पर एंशियंट लिटरेरी वर्क्स लिखे गए हैं. इंस्क्रिप्शंस में ऐसी हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है. समटाइम्स टू और मोर अग्रहार्स जो है वो जब ज्वाइन होते थे तो एक लार्जर अग्रहार बनाते थे और जिसे रीनेम नया जो नाम है वो दे दिया जाता था. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट आपको ये वीडियो कैसे लगे. अगर आपको और भी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है लेके वीडियो जल्दी ही आपके सामने आऊँगी. थैंक यू वेरी मच.